तो बच्चों आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का। ठीक है, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये इंडिकेट करूंगा कि इस पॉइंट पे आपको ज्यादा जोर लगाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये एक एटम का मास होता है और इसके लिए क्या करना है, आपको मास नंबर को mu से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जितना भी आपके पास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है उसमें 1 mu से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एटॉमिक मास मिलेगा। तो एटॉमिक मास किसका मास है? एक एटम का मास है। और यहाँ पे मैंने आपको 1 mu का वैल्यू दे दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद था रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तब यूज किया जाता है जब आपका एक एटम का मास आप डायरेक्टली मेजर ना कर पाओ। इसके लिए क्या करना है, एक एटम के मास को जो कि n प्लस पी एम यू है उसको 1/12 मास ऑफ 6 एटम से डिवाइड करना है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपको क्या आ जाता है, ये आपको n प्लस पी ही आता है। मतलब किसी का भी जो मास नंबर है वो बोल दो, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। उसके बाद है कि 1 मोल का डेफिनेशन, कि 1 मोल क्या है। तो एक नंबर होता है जो कि किसी भी चीज का नंबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एंटिटी लिखा है, मतलब इसका मतलब है एनीथिंग। और ये इक्वल होता है किसके बराबर? तो ये इक्वल है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बराबर, जो कि 12 ग्राम 612 सैंपल में मिलना चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो 12 ग्राम को डिवाइड करेंगे एक कार्बन एटम के मास से, जो कि 12 mu होगा, जिसको डिवाइड करने पे ये नंबर आता है, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज Na नंबर, और इस नंबर का वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10^23। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि मोलर मास क्या होता है। तो किसी भी कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी दुनिया कोई भी चीज हो, अगर उसके 1 मोल के मास को हम निकाले तो उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए क्या करना है कि एक पार्टिकल के मास को Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मोलर मास और 1 मोल, दो इंफॉर्मेशन आया कि 1 मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और इसके बेसिस पे यहाँ पे दो फॉर्मूला आया कि अगर वेट गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो उसको Na से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको नंबर ऑफ मोल मिलेगा। जहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, जो कि या तो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा या किसी भी चीज का नंबर हो सकता है, और वेट जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए इस फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद था एवोगाड्रोस लॉ। ये केवल गैस के लिए होता है और उसका मतलब होता है कि जब भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोल परसेंटेज होता है वो वॉल्यूम परसेंटेज होता है। और इस लॉ का स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल्स या इक्वल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो। अब इसी का एक स्पेसिफिक केस है कि टेम्परेचर प्रेशर का एक स्पेसिफिक वैल्यू है 273 केल्विन एंड 1 atm, जिसको हम एनटीपी बोलते हैं। और यहाँ पे 1 मोल किसी भी गैस का हो उसमें 22.4 लीटर आता है, जिसके वैल्यू बेसिस पे ये फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। और अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 22,400। ठीक है, तो अपने पास 3 नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया, वेट बाय मोलर मास, n बाय Na एंड V बाय 22,400। लेकिन ये फॉर्मूला केवल किसके लिए है? गैस के लिए है। उसके बाद था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है, और ये निकालने का तरीका है कि उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना मास है उसको टोटल मास से डिवाइड करना है। तो कंपाउंड का टोटल मास कितना हो गया? मोलर मास। और एलिमेंट का कितना वेट है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक वेट को, और इनटू 100 कर दो, आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। उसके बाद है एवरेज एटॉमिक वेट। अगर किसी एलिमेंट्स के लिए आइसोटोप्स मिलते हैं तो उन सारे आइसोटोप्स के मास को हम कंसीडर करते हैं उसके एवरेज एटॉमिक वेट में। इसमें क्या करना है, परसेंटेज आइसोटोप को मास नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आइसोटोप्स हो, अब यहाँ पे 2 हो 3 हो जितने भी है, परसेंटेज इंटू मास नंबर मल्टीप्लाई करो और ऐड करते हुए 100 से डिवाइड करो, आपको एवरेज एटॉमिक वेट मिलेगा। उसके बाद हमें पढ़ना था इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स का, जबकि इंपिरिकल फॉर्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बताता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर में है या कंपाउंड्स में है। और यहाँ पे एक रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे n जो होगा वो मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास आएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे इंपिरिकल फॉर्मूला पूछे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, आपको इंपिरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। उसके बाद था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको 3 स्टेप बताया है। क्या करना है, गिवन डाटा को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो और उसके बाद मोल रेशियो अप्लाई करो। मोल रेशियो जो होगा वो कोफिशिएंट रेशियो के बराबर होता है।
जैसे मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन है A+2B2 3C। अब इसमें अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C, तो A का कोफिशिएंट कितना है 1, C का कोफिशिएंट कितना है 3, ये होगा। अब कोई यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ C बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ B लिखना है, तो C का कोफिशिएंट 3 है और B का कोफिशिएंट 2 है। तो इस तरीके से अगर आपको एक का मोल पता है तो दूसरे का मोल निकल जाएगा रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। और गैसियस रिएक्शन होगा तो मोल रेशियो जो होगा वो वॉल्यूम रेशियो के बराबर होगा, लेकिन उसके लिए T और P को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन हो तो वहां पे हम लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, और उसको निकालने का सिंपल तरीका है, आपको नंबर ऑफ मोल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा या वेट गिवन है, जो भी हो नंबर ऑफ मोल निकालो और उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो। जिसका रेशियो सबसे लोएस्ट होगा, अभी लोएस्ट रेशियो होगा, वो क्या बनेगा, वो लिमिटिंग रीजेंट बनेगा। और जब आपको पता चल जाए कि लिमिटिंग रीजन कौन है, तो सारी कैलकुलेशंस उन लिमिटिंग रीजन के नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे ही होगा। उसके बाद दो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी जो होता है वो केवल रिएक्टेंट के लिए होता है, परसेंटेज यील्ड जो होता है वो केवल प्रोडक्ट के लिए होता है। दोनों में ही ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल करना है, लेकिन यहाँ पे केवल प्रोडक्ट का डाटा होगा, ऑब्जर्व भी थ्योरेटिकल भी, और यहाँ पे रिएक्टेंट का डाटा होगा, ऑब्जर्व भी और थ्योरेटिकल भी। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये हमें ये बताता है कि कितने ग्राम आपका सॉल्यूट है पर 100 ग्राम, और ये उसका फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और दूसरा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और बिकॉज वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला बन गया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो हमें परसेंटेज वेट बाय वेट मिलेगा। उसके बाद था मोलारिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल और वॉल्यूम का रेशियो है। यहाँ पे उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, तो वेट बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आ गया। अगर किसी को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो 10 बाय मोलर मास, और अगर परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है तो आपको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद था मोलालिटी, ये था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें वेट ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड आया इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आया। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप मोलालिटी और मोलारिटी में कन्वर्जन कर सकते हो, जहां पे डी आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी मोल फ्रैक्शन है कि मिक्सचर के एक मोल में किसी का कितना मोल है। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब है मिक्सचर के एक मोल में उसका 0.2 मोल होगा, बाकी जो है वो दूसरे का होगा। और गैसियस मिक्सचर के केस में मोल फ्रैक्शन ही क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा। अब मोल परसेंटेज निकालना है तो आपको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, बिकॉज परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है और फ्रैक्शन जो होता है वो आउट ऑफ 1 होता है। और अगर आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है और मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद था पार्ट पर मिलियन, उसका होता है वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 10⁶। इसका मतलब ये होता है कि पर मिलियन पार्टिकल आपका सॉल्यूट का पार्टिकल कितना है, ठीक है। और परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ उसका ये रिलेशन रहा। उसके बाद था मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन में अपने पास क्या क्या डाटा आ गया, तो अपने पास अगर वेट है तो मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल है तो मोल निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम एनटीपी पे है गैस के लिए तो मोल निकाल सकते हैं, और अगर मोलारिटी दिया गया है तो निकाल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या करना है, अगर मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये डाटा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप इस वाले को कोरिलेट कर सकते हो। बाकी सबका कोरिलेशन दिया है कि वेट है तो मोलर मास से डिवाइड करो, और मोल से वेट जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो मोल निकलेगा, और अगर मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, डिवाइडेड बाय Na करें तो मोल निकलेगा, और मल्टीप्लाई इनटू Na करें मोल से तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा। तो ये था आपका शॉर्ट रिवीजन। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी था कि अगर कभी आपको कोई डाटा दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या नंबर ऑफ एटम पूछे तो क्या करोगे, तो आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे। अगर कंपाउंड का मोल है डायरेक्टली Na करो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इनटू Na, मतलब ये तो फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही हो गया, इनटू करना है नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, तो आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे एटम की जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना है तो फिर से वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो और मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके से आप वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपका शॉर्ट रिवीजन एक वीडियो था मोल कॉन्सेप्ट के लिए। ऐसे ही मैं अदर चैप्टर्स के लिए बहुत जल्दी ले लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।